तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग आ गए फिर से हिस्ट्री का क्लास में। तो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। दूसरा चैप्टर में जो हम लोग यहाँ तक परिवार में हुआ था, ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाद दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे, दूसरा चैप्टर का पार्ट 1 में। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन सब आएगा वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो सब इससे आगे पहला इस दूसरा चैप्टर का इससे आगे नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो वो पार्ट 1 का चौथी में यूट्यूब चैनल में अम्बेडकर कोचिंग सेंटर वाला चैनल में देख के कर लीजिए, तब इसको पढ़िएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बोलता है संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं का भूमि का अधिकार नहीं होता था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं होता था। सब उसका पति के नाम से जमीन सब खरीदा जाता था, दादा बाप सबका नाम पे, लेकिन लेडीज लोग का नाम पे नहीं होता था। लेकिन अभिलेख से जानकारी मिली है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी। प्रभावती जो थी भूमि की मालकिन थी और प्रभावती ने भूमि दान भी की थी। प्रभावती ने भूमि दान भी की थी, शायद इसलिए कि वह एक रानी थी, और ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है कि धर्म शास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो, ठीक है। भूमि दान के अभिलेख देश के कई हिस्सों से मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई है। कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमि दान में दी है, तो कुछ स्थानों में बहुत बड़ी भूमि दान में दी गई है। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है। अब जो दान भी किया था, तो उन लोग में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भूमि दान किया है, वो सब हम लोग को उसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इतिहासकारों में भूमि दान के प्रभाव को लेकर विवाद। अब देखिए, इतिहासकारों में भूमि दान को लेकर विवाद जो हुआ वो क्या विवाद था, सर ध्यान दीजिए। तो बोलता है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमि दान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। शासक जो है भूमि दान करके कृषि को क्या करना चाहता था, प्रोत्साहित करना चाहता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमि दान एक संकेत है। भूमि दान क्या है, एक संकेत है। राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होने का राजा समर्थन जुटाने के लिए भूमि दान करते थे। समर्थक जुटाने के लिए क्या करते थे, भूमि दान करते। जैसे अभी नीतीश सरकार देखिए बोलता है सबको कि वोट लेने के लिए 10-10 हजार सबका लेडीज का अकाउंट में भेजा, तो उस समय भी उस पर आरोप लगाता होगा कि आप लोग जमीन इसलिए सबको भूमि दान कर रहे हैं कि आप लोग उससे आप अपना शासन रखना चाहते हैं, ये मेरा ही सरकार बने, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अब देखिए नगर एवं व्यापार, नगर एवं व्यापार, ठीक है। तो वहां का नगर कैसा था, उसके बाद हम उसका व्यापार पढ़ेंगे, क्या उसका काम क्या था, वहां क्या क्या करता सबको। तो अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानियां थी। अधिकांश नगर जो है महाजन पदों की क्या थी, राजधानियां थी। ज्यादातर नगर संचार मार्ग के किनारे बसे थे। ज्यादातर नगर कहां बसे थे, संचार मार्ग के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र, जिसको अभी जो वर्तमान में हम लोग पटना बोलते हैं, वो नदी के किनारे थे। कहां पर थे, नदी के किनारे। उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे। उज्जैनी कहां थे, भूतल मार्ग के किनारे। पुहार जो था समुद्र तट के किनारे। कहां पर, समुद्र तट के किनारे। तो ये सब नगर जो है ये जगह पे बसा हुआ था, ठीक। मथुरा व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अब देखिए नगरीय जनसंख्या, नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जाहिर सी बात है, सब जानता है। तो शासक किले बंद नगरों में रहते थे। शासक कहां पर रहते थे, किले बंद नगरों में, जहां सब चारों तरफ से एकदम बड़का बड़का दीवार लगा रहता था, बंद रहता था, वहीं सब में शासक रहता था, ठीक ना। कहीं बाहरी कोई आदमी आके उस पर हमला न करे। तो इन क्षेत्रों से कई पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे मिट्टी के कटोरे और थालियां जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है, तथा सोने, चांदी, कांस्य, तांबा, हाथी दांत, शीशे जैसे अलग अलग पदार्थों के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन आदि। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई नगरों में दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा उनका व्यवसाय भी लिखा था। जो दूसरा अभिलेख मिला उसमें जो जो दान दिया था, कितना कितना दान दिया था, उसका नाम क्या है, वो सब, उसका व्यवसाय क्या था, वो क्या क्या काम करता था, वो सब चीज उस अभिलेखों में लिखा हुआ मिला था। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, बढ़ई, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजाओं के विवरण लिखे होते हैं। वो जो हम लोग का अभिलेख मिला था, इसमें जो भी था, धोबी, बुनकर, बढ़ई, लिपिक, जो भी था, सरकारी अधिकारी सब, धर्मगुरु, व्यापारी सब, सबका उसमें उसका विवरण लिखा हुआ मिला था। तो श्रेणी का भी उल्लेख मिला है कि कौन सा श्रेणी किस श्रेणी में था, कौन कौन आदमी। तो श्रेणी व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। श्रेणी जो है व्यापारियों के संघ को कहा जाता था कि कौन सा व्यापारी कौन सा श्रेणी में आता है। तो यह व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीद कर, यह जो व्यापारी लोग था, वहां जो व्यापारी सब मिले थे, तो वह व्यापारी लोग का क्या काम था, तो वो व्यापारी लोग करते क्या थे कि कच्चे माल को खरीद कर उसको उनसे सामान बनाकर बाजार में बेच देते थे। कच्चा माल खरीद के उनसे सामान बनाकर क्या करते थे, वो बाजार में बेच देते थे। ठीक है। अब देखिए, उप महाद्वीप और उनके बाहर का व्यापार, उप महाद्वीप और उनके बाहर का व्यापार, वहां कैसा व्यापार होता था, देखिए ध्यान से। तो भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही बाहर से होता था। भारत का व्यापार जो है प्राचीन काल से ही कहां से होता था, बाहर से होता था। हमें हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा प्रमाण मिला है कि वहां जो भी था बाहर से, बाहर उसका व्यापार होता था, बाहर से सामान वामान लाया जाता था, यहाँ से बाहर बेचा जाता था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उप महाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उप महाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया तथा उससे आगे भी व्यापार होता था। समझ गए? समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक तरफ शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। ध्यान दें, इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़े पर जाने वाले व्यापारी, समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक लेकिन लाभदायक भी था। जाने आने में तो खतरनाक होता था, लेकिन वो लाभदायक भी था, पैसा वैसा कम खर्च होता था, जल्दी समय में पहुंच जाता था। कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत धनी होते थे। कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी क्या होते थे, बहुत ज्यादा धनी होते थे, पैसा वाला होता था। यह व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़े और जड़ी बूटियों की बहुत भारी मांग थी। रोमन साम्राज्य में जो था, वहां काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़े और जड़ी बूटी की बहुत भारी मांग थी। इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। ये सब जो वस्तु जब था, मसाला वसाला, कपड़ा उपड़ा, जड़ी बूटिया सब, ये सब अरब सागर के होते हुए बहुत जगह तक पहुंचाया जाता था, विभिन्न विभिन्न जगह पे पहुंचाया जाता था। अब ध्यान दीजिए, सिक्के तथा राजा, कौन सा सिक्का किसने चलाया था, कौन सा राजा ने। ठीक, सिक्के तथा राजा। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, सिक्कों का। अब हम लोग भी तो कोई चीज भेजवाने के लिए पैसा डाल देते हैं उसको, तब तो वो ले जाता पहुंचाता है। तो सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया था। सिक्कों का प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया था। नहीं तो क्या होता था कि आप हमको कुछ सामान दीजिए, हम उसके बदले आपको कुछ सामान देंगे। जैसे हम लोग के पास चावल, गेहूं, मक्का सब था, तो हम आपको वो सब देते थे, और आप लोग से हम लोग हीरा, सोना, चांदी सब उधर से लेते थे, तेल लेते थे कारखाना से, कोयला लेते थे। ठीक, तो चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए। चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। चांदी सबका जो सिक्का था, सोना सबका सिक्का था, उस सिक्का का नाम क्या दिया जाता था, आहत। क्या दिया था, आहत। ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। ऐसे बहुत सारे सिक्का जो है खुदाई करने समय वो मिला था।
मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था। तो लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोगों, व्यापारियों, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हैं। शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। सबसे पहले सिक्कों को किसने जारी किया था? हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। सोने के सिक्के सबसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों ने के द्वारा जारी किए गए हैं। कौन सा सिक्का? सोने का सिक्का। किसने? तो सबसे पहली शताब्दी ईसा में कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों के द्वारा। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में बहुत सा रोमन सिक्का क्या हुआ था? वहां पर मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योधे शासकों द्वारा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों में सोना उच्च गुणवत्ता का था। अब ध्यान दीजिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए थे? तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में काफी कमी आई। कुछ इतिहासकार का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण काफी व्यापार में कमी आई थी। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का उदय हुआ था। सिक्के इसलिए भी कम मिलने लगे थे कि किसी ने उनका संग्रह करके नहीं रखा था, है कि नहीं? अब देखिए, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। देखिए, समझिए, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं। और देखिए, ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन। भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मणी लिपि है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह अधिकतर ब्राह्मणी लिपि में थे। 18वीं सदी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय की बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना की। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे, लेकिन यह प्राकृत में लिखे गए थे। फिर कई दशकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिसेप ने अशोक के काल की ब्राह्मणी लिपि में लिखे अभिलेखों का अर्थ 1838 ईस्वी में निकाल लिया। अब अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अब क्या क्या सामान मिला था वो समझते हैं। तो देखिए, अशोक की उपाधि क्या पहला मिला था? अशोक की उपाधि। देवप्रिय, देवताओं का प्रिय। देवप्रिय जो था वो देवताओं का प्रिय होता था। प्रियदर्शी, देखने में सुंदर, मनोहर, मुखाकृति वाला राजा। ठीक ना? प्रियदर्शी, देखने में सुंदर, मनोहर, मुखाकृति वाला राजा। अब देखिए, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। तो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख पश्चिमोत्तर में मिले हैं। इस क्षेत्र में हिंद यूनानी शासकों का शासन था। इन शासकों ने सिक्कों में अपने नाम यूनानी और खरोष्ठी लिपि में लिखवाए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया और इनका अर्थ निकालने का प्रयास किया। अभिलेख साक्ष्य सीमा। अब देखिए, अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कठिनाइयां आती है। अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों का नष्ट हो जाना, अभिलेखों पर अक्षर लुप्त होना, कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे, अभिलेख के शब्दों का वास्तविक अर्थ की पूरी जानकारी न होना, अभिलेखों में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी न होना। तो ये था दूसरा चैप्टर का थ्योरी। अब इस चैप्टर का हम लोग आंसर करेंगे जो कि एग्जाम सब में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लघु
करो न बंद।